नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। दिल्ली के चुनाव सर पर हैं और दिल्ली किसकी होगी इस पर सबकी नजर है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, यहां की जनता के दिल में कौन बसता है, कौन जीतेगा दिल्ली की जनता के दिल को, इस पर हमारी पैनी नजर है। हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, पल पल ये बता रहे हैं कि दिल्ली का मूड क्या कहता है, दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, दिल्ली की नब्ज में क्या है। आज इसी के साथ हम बड़ी बहस को लेकर आए हैं और इस बड़ी बहस में हमारे कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ दिल्ली की जनता भी जुड़ेगी, उनसे भी हम सवाल लेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं अपने नेताओं से। सीधे सवाल वो पूछेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दो वरिष्ठतम नेताओं से। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, नहीं आते हैं। हमने उनसे कई रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने आना उचित नहीं समझा इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर भी हम उनका पर्सपेक्टिव वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी की तरफ से रखने का कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले तारुफ करा दें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरती मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि दिल्ली की पूर्व मेयर हैं। अरविंदर सिंह लवली, जो कि कैंपेन में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है। आपने पूरी दिल्ली में इनके पोस्टर होर्डिंग देखे होंगे, जो कहता है विकास की डोर टूट गई। और किस किस चीज की डोर टूटी हुई है, अरविंदर सिंह लवली जी से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी का पोस्टर कहता है चलो चले मोदी के साथ, लेकिन ये साथ क्या किरण बेदी का होने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आरती जी, मेरा पहला सवाल, आपने अन्ना आंदोलन देखा था? बिल्कुल। आपको याद है? पूरे तरह से। वहां किरण बेदी मंच पर झंडा लहराती थी, ठीक बात है। और साथ ही साथ कांग्रेस, बीजेपी सबको जी भर भर के कोसती थी। बिल्कुल ठीक है। आपको भी याद है अरविंदर सिंह जी? कांग्रेस को भी कोसा? हमें तो बहुत कुछ याद है। बहुत कुछ याद है ना आपको? हाँ। उन्हीं किरण बेदी को नरेंद्र मोदी मिलते हैं, अमित शाह उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जिन्होंने बीजेपी को जी भर भर के कोसा। कोसा था ना भैया? कोसा था। जनता भी एग्री करती है जी। कारण बता दीजिए। देखिए, हृदय परिवर्तन आपका हुआ या किरण बेदी का हुआ? किरण बेदी जी का हुआ। किरण बेदी जी का हुआ। हम तो, हमारी पार्टी मैं जानती हूं बहुत क्लोजली, मेरे कई शीर्ष नेतृत्व उनके कार्यशैली के कायल थे, उनके व्यक्तित्व के, उनकी विश्वसनीयता के। जब वो हमारे साथ नहीं थी, हम पिछली बार भी उन्हें लाना चाहते थे, तब भी मैं कोसना वर्ड नहीं कहूंगी, एक उनका अपना कन्विक्शन था। अपनी कन्विक्शन से वो जन स्वराज, लोकपाल, वो एक बहुत देशभक्त उनका व्यक्तित्व है। इतना विश्वसनीय व्यक्तित्व है उनका कि 40 साल की हिस्ट्री लोग जब कंपेयर करते हैं ना केजरीवाल जी के साथ, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पीछे कुछ नहीं है। अगर आप देखें, उनके वादे हैं, उनके नारे हैं, उनका परोसा हुआ झूठ है और उनके बहकावे हैं, सिर्फ बातें हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, किरण बेदी जी ने 40 साल में अपनी लाइफ को जी के दिखाया है। एक फर्स्ट इंडिया की आईपीएस ऑफिसर, एक यंग डीसीपी, किस तरह से वो कुछ नहीं देखती थी, कोई पार्टी नहीं देखती थी, चाहे वो तब की प्रधानमंत्री हो या तब के हमारे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री हो, वो किसी पे भी एक्शन लेने से, क्योंकि उनके लिए उनका कर्म, उनकी जो ड्यूटी थी वो प्रधान थी। वो जेल में गई, तब तक वो बड़ी दबंग और दमदार थी, और उनको कहा जाता था किरण बेदी, क्योंकि जो उनको टास्क दी थी वो इतनी अच्छी तरह से। फिर उनका संवेदनशील चेहरा नजर आया जब वो जेल में गई एज अ चीफ ऑफ द तिहाड़ जेल। वहां पे जो उन्होंने सुधार किए, रिफॉर्म के कार्य किए, वो अपने आप में एक नया चेंज था। अब उन्हीं किरण बेदी जी ने अपना एनजीओ चलाई, उसमें इतनी सेंसिटिविटी दिखाई गरीब औरतों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, नशाखोरों के लिए। जिस तरीके से वो लगी है, मैंने बड़ा क्लोजली देखा है दीपक जी, इसलिए उस कन्विक्शन से कह रही हूं। अब उन्होंने जब अन्ना हजारे जी के पूरे आंदोलन में, जब वो एक तरह से धोखा खाई हुई थी, जब वो बैठी और उन्होंने सोचा, उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उनका हृदय परिवर्तन मोदी जी के कामों से हुआ है। उनका दिल और दिमाग ने कहा ये व्यक्ति है जो देश को सही राह पे ले जा रहा है। 7 महीने में
जिस तरह से मोदी जी की स्ट्रेटेजी, अभी सारे लोगों को बहुत कुछ नजर आ रहा है जितना वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका में गुजरात दंगों का विरोध किया था, उन्होंने ही कहा था कि मोदी जी को कम क्लीन आना चाहिए। दंगों का विरोध तो सबने किया था, दंगों का विरोध तो स्वयं मोदी जी ने किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे तब के प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। मोदी जी ने ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं ऐसा मानता, आरती जी कह रही हैं कि मोदी जी ने दंगों का विरोध किया था। किरण बेदी जी ने दंगों के साथ साथ मोदी जी का भी विरोध किया था, दोनों चीजों का विरोध किया। हमारा दिल बड़ा है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, आपका बहुत विशाल दिल है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये अपना निर्णय है, किसको लें किसको नहीं लें, हमको इससे कोई एतराज नहीं हो सकता। किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो हमारे लिए कोई अचरज की बात नहीं है। अचरज की बात इसलिए नहीं है कि हम तो हमेशा से मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है इनकी, तो कोई किरण बेदी जी पहली नहीं है। जनरल वीके सिंह जी भी जो है उस आंदोलन में शामिल थे, वो भी जा चुके हैं। बाबा रामदेव जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता ही है। MS धीर हो, शाजिया इल्मी को लेकर चर्चा चली रही है, किरण बेदी जी हो, प्रश्न वो भी शामिल हो गई हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि किरण बेदी जी गई कि नहीं। आज में सबसे ज्यादा प्रश्न तो ये है कि अरविंद केजरीवाल कब बीजेपी में जाएंगे, चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद। अल्टीमेटली जो भी आप में है, जाना इसको बीजेपी में ही है। तो देखिए, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में 2 मिनट आप सुन लीजिएगा मेरी, उसके बाद आप हमारी बड़ी बहन है, आपकी बात जो है जरूर सुनेंगे। तो नदी जो है वो गिरनी समुद्र में ही है, तो जाना तो सबने है। अब कौन कब जाएगा, क्या टाइमिंग होगी, तो इसलिए हम तो हमेशा से ये मानते हैं। अभी इन्होंने कहा कि किरण बेदी जी बहुत ही अच्छा काम करती थी, बहुत ही अच्छा अफसर थी। ठीक है, अच्छा काम करती हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 93 से 98 तक इनकी सरकार थी और इन्होंने बहुत क्लोजली किरण बेदी जी को काम करते हुए देखा है। मैंने बहुत क्लोजली सरकारी फाइलें देखी हैं, क्योंकि 10 साल जो है मुझे मंत्री रहने का सौभाग्य मिला, दिल्ली के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। 93 से 98 तक मदन लाल खुराना जी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री थे और जिस जेल में बहुत अच्छे काम का जिक्र जो है हमारी बहन कर रही हैं, उस समय जेल मंत्री इनके हरचरण सिंह बल्ली जी थे। दोनों की नोटिंग फाइल पे मौजूद है और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी नागरिक जो है वो नोटिंग मंगा सकता है कि किरण बेदी जी के कार्यों के बारे में, उनके रोल के बारे में एज अ चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना जी ने और हरचरण सिंह बल्ली जी ने जेल मंत्री रहते हुए क्या टिप्पणी करी। अगर वो निकाल के ये पढ़ लें तो इनको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या सोच इनकी पार्टी की जो है किरण बेदी जी के बारे में हुआ करती थी। तो इसलिए अब मौके के हिसाब से जो है अगर पलट रहे हैं बीजेपी के लोग, या मान रहे हैं कि मदन लाल खुराना जी और बल्ली जी जो है वो काबिल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं थे, तो फिर अलग बात है। आरती जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब उनको आउट ऑफ टर्न नहीं, जब उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करके सीपी नहीं बनाया गया, तब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। आपके वक्त भी एक ऐसा मौका आया था जब उनकी सीनियरिटी को अलग रखकर उनको सीपी बनाया जा सकता था, जब अटल जी की सरकार थी, तब उनको ये रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अटल जी बहुत सुंदर पंक्तियां कहा करते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले तो आदमी व्यक्तित्व को देखना है। आज जो इन्होंने बात की सबसे पहली कि हम भी उनका बड़ा, उनके अच्छे कामों का सम्मान करते हैं, तो इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। जब उनका इंटर्न सीनियरिटी बनती थी, जब दिल्ली में महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय था, जब दिल्ली में राष्ट्रपति महिला थी, जब दिल्ली की इनकी अध्यक्षा महिला थी, जब दिल्ली की इनकी मुख्यमंत्री महिला थी, तब उस समय अगर ये चीफ मिनिस्टर जो थी शीला दीक्षित जी, अगर किरण बेदी को लेके आते एज ए दिल्ली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तो आप देखिए ये जो हालात निर्भया और दूसरे हैं वो नहीं होते, मैं दावे के साथ। तो चलिए आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, वो तो अभी उनको जो काम दिया गया है दिल्ली के कैंपेन को हेड करने का, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। अभी नहीं दिया गया उनको कैंपेन हेड करने का, कैंपेन दिल्ली का चेहरा बना के कल जो उतारा गया है, अब मुख्यमंत्री, मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसाइड करेगा, शी हैज
उन्होंने अपने रोल को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, उन्होंने इसे मिशन के मोड से लिया है। और किरण बेदी उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि मेरा 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है, मैंने हर चीज में सीखा है, मैंने सिपाही से भी सीखा है, मैंने हर तरह का काम किया है, हर पोस्ट में मैं रही हूं, अब खाली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बाकी है। उनके पति ने भी कह दिया है कि मेरी पत्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो कमाल कर देंगी, तो बाकी क्या रह गया है? आप डिक्लेयर कर दीजिए उनको चीफ मिनिस्टर। डिक्लेयर कर देंगे ना, देखिए कोई कर देंगे। जो नहीं, मेरा पार्लियामेंट्री वोट कर देगा, जो भी करना है वो मेरा पार्लियामेंट्री वोट कर देगा। देखिए मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं, आरती मेहरा कह रही है कि पार्लियामेंट्री वोट अमित शाह जी का इंतजार कर लीजिए आप। हाँ? मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ये आपके मीडिया में जवाब दिया जब यही पूछा गया कि इन्हें मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड का इंतजार करिए, कुछ खबरें हम आपको आने पे देंगे। मैं वही बात को रिपीट करती हूं। देखिए सच्चाई ये है कि पूरे दिल्ली में खुशी का माहौल है, लोगों को लगता है कि हमें एक अच्छा सशक्त नेता मिल गया। पर मुझे तो कोई लड्डू बांटता दिखा नहीं है जी, मुझे तो कोई लड्डू बांटता दिखा नहीं। लड्डू भी बटेंगे, आप चिंता नहीं करिए। चलिए, मुझे एक बात की बहुत खुशी है जी कि बीजेपी ने और आरती मेहरा जी ने ये तो माना कि मोदी जी के चेहरे से दिल्ली में काम नहीं चलेगा, कोई और चेहरा लाने की जरूरत है जो मोदी जी से ज्यादा काबिल हो। क्योंकि कल तक तो ये कह रहे थे कि चलो मोदी की ओर और चले मोदी जी की ओर, तो अब इनको लगा कि मोदी जी की ओर चलने से काम नहीं बनने वाला है, इसलिए किरण बेदी जी को लेके आओ। चलो, ये तो मुझे खुशी है कि कम से कम इन्होंने ये तो एहसास करा कि अब जो है उस चेहरे से काम चलने वाला नहीं है। और चलेगा भी कैसे? वो चेहरे जब रोहिणी में मीटिंग करने आए थे पिछले विधानसभा से पहले, और जिस निर्भय का जिक्र हमारी बहन ने करा, वो एक ऐसा किस्सा था जो सारे दिल्ली वासियों का सिर शर्म से झुका देता है। उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, वो हम सब लोगों के लिए शर्मिंदा करने वाला वो हादसा था। और हम उस समय भी कहा करते थे कि ऐसे इश्यूज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये संवेदनशील मुद्दे हैं। तो मुझे याद है, रोहिणी का आपको भी याद होगा, रैली को जब संबोधित करने आए थे प्रधानमंत्री साहब उस समय, तो उन्होंने कहा था दिल्ली के लोग जब वोट डालने जाओ तो निर्भय को याद करके वोट डालने जाइएगा। और दिल्ली जो है वो देश की रेप कैपिटल बन गई है। शायद वो इतना सहानुभूतिपूर्ण वो इशू था कि सारी दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने इस सरकार को चुना उम्मीद के साथ कि भाई महिला सुरक्षा तो जो है इनका अहम इशू रहेगा। आज हम कह रहे हैं कि उसी निर्भय को याद करके दिल्ली के लोग वोट डालने जाएं, जिसके नाम लेके, जिसका उदाहरण देके ये लोग सत्ता में आए हैं। आज उस वुमेन महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाना तो दूर है, ये सरकार टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझती। जो है बहुत बड़ा जो इस तरीके के हादसे होते हैं उस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते। गृह मंत्री मीटिंग करना जो है ऑफिसर्स की जो है मुनासिब नहीं समझते, वही सरकार है। आज जो है जिस इशू पे हम पॉलिटिक्स करने को मना करा करते थे, आज उसका जिक्र करना नहीं शुरू करते। तो ये फिर किस तरीके की महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी को कमिश्नर पुलिस नहीं बनाना, इस बात को मतलब अगर आप पुलिस में नौकरी कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कमिश्नर बनोगे। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बनके ही सेवा कर सकते हो। सेवा आप अपना बाकी रोल से भी कर सकते हो। अगर आप अपनी सर्विस को, आप अपनी उस सर्विस को इसलिए छोड़ के चले गए हो, आपको कमिश्नर पुलिस नहीं बनाया गया, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण काम कोई पुलिस सर्विस के अंदर नहीं हो सकता। जिस तरह से उन्हें दबाया गया, उनके अगेंस्ट खेल खेला गया, उनके खिलाफ जिस तरीके की, यहां तक कि ये कहा गया, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रही हूं कि आप जाके कांग्रेस की अध्यक्षा से मिलके जाएं। वो कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल लूंगी, होम मिनिस्टर से मिल लूंगी, लेकिन मैं अध्यक्षा से नहीं मिलूंगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। आपको इनकी सरकार के समय में लेके चलता हूं आरती जी को। नहीं, सुषमा स्वराज जी के जो हस्बैंड हैं, वो एक, शायद आपको याद होगा, एक स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने उस स्टेट में जो है, किरण बेदी जी भी नौकरी करने गई थी, तो उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां करके वहां से वापस भेजा था। तो ये आपकी पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं, हमारी पार्टी को तो छोड़ दीजिए आप। और ये जो है रिकॉर्ड की बातें हैं, ये तो कोई होम मिनिस्ट्री की फाइलों में आज भी ये जो है दर्ज है। और सुषमा जी तो बहुत बड़ी लीडर हैं और बहुत सम्मान की दृष्टि से हम सब। चलिए, व्यक्तिगत उस पर ना जाए, हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि किरण बेदी के आने के बाद अरविंदर सिंह लवली जी, ये मुकाबला किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो जाएगा और कांग्रेस पूरी तरह सीन से बाहर हो जाएगी? देखिए, यही गुजरात मॉडल है कि किरण बेदी के आने के बाद अरविंदर सिंह लवली जी, ये मुकाबला
किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो जाएगा और कांग्रेस पूरी तरह सीन से बाहर हो जाएगी। देखिए यही गुजरात मॉडल है कि इस तरीके का प्रचार करना। अभी दिल्ली कैंट के लोगों ने तो जवाब दे दिया है, पर हमारे खिलाफ 2 आप, 1 वो 5, 2, 6 और यही जवाब है। नहीं तो अब आप सुन लीजिए ना। बट यही जवाब है, मैं याद दिला दूं लोगों को, 5, 2 और 1 सुनने की पेशेंस तो रखिए। नहीं पूरी पेशेंस हाँ, है। तो आप फिर 2 मिनट देखिए, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस रेस में नहीं है। 31% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आया, 29.9% वोट जो है वो कांग्रेस को आया और 20% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को आया। और उस 20% वोट की वजह से कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक 80 वोट से और 130 वोट से, जो बहुत ही मामूली, उससे हार गया। तो यही गुजरात मॉडल है कि ये कहना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संघर्ष है, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो और कांग्रेस को अलग रखिए। कैंट के लोगों ने बता दिया है और दिल्ली के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस दुष्प्रचार से बाहर आएं। कैंट के लोगों ने बताया है कि कौन जो है टक्कर में है, कौन नहीं है, और हमें इसी दुष्प्रचार से बचना है। और किरण बेदी जी का बीजेपी में शामिल होना ये साबित करता है जो हम बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। अल्टीमेटली इन सब लोगों को बीजेपी में जाना है। आप वोट आम आदमी पार्टी को दो या बीजेपी को दो, आप वोट बीजेपी को ही दे रहे हो, ये मैं कहना चाहता हूं। हम तो आपको भी लेके आना चाहेंगे, लेकिन दूसरी बात मैं ये बता दूं कि शीला दीक्षित जी इन्हें समर्थन अभी भी दे रही हैं और पिछली बार भी हमारी बी टीम को समर्थन देके सरकार में इन्होंने बनाया। 49 दिन की जो वो पूरा ड्रामा रचा गया उसमें साथ तो इन्हीं का था, समर्थन इन्होंने दिया और आज फिर शीला दीक्षित जी समर्थन देने के लिए तैयार बैठी है। टीम मेरी है वो भी, मतलब कमाल की बात है। इतनी इनकी अगर हमारी टीम है तो हमारी पार्टी में क्यों नहीं आते, आपकी पार्टी में क्यों जाते हैं? अरे तो और जब हमने समर्थन दिया था, देखिए ये तो जब हमने समर्थन दिया था, मोदी जी एक बात, आपकी बात का मैं बड़े विनम्रता से जवाब देना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि भाई किरण बेदी जी को ले आए, इसका मतलब मोदी जी का चेहरा नहीं चल रहा। किरण बेदी भी मोदी जी का नाम ले लेके मोदी करके ही चलेंगी, क्योंकि उन्होंने जो विकासवादी चेहरा दिया है, जो विश्वसनीय नेतृत्व दिया है, जो देश और विदेश में भारत का डंका बजाया है, जो अभी 26 तारीख को ओबामा जी आ रहे हैं, जो देश का वर्चस्व बन रहा है पूरे, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी की कैंपेन के लिए आ रहे हैं देश में। तो क्यों नहीं, अब आप देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति जो है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी जो है सत्ता में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पच नहीं पा रहा है अभी भी जो है सत्ता में आना। अब ओबामा जी आ रहे हैं तो वो हमारे लिए राष्ट्र के गर्व की बात है, उसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। आप तो कह रहे हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण में आ रहे हैं, जिनको आप बैठे उठते बैठते कोसते। नहीं तो यही ओबामा जी हैं जो वीजा नहीं देते थे, तो वो अगर आ रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के लिए आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के देश के लिए आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं आ रहे। यही ओबामा जी हैं जो वीजा नहीं देते थे, वो घर आके देके जाते। आरती जी ओबामा से बाहर निकलते हैं और दिल्ली पे आते हैं वापस। दिल्ली पे अरविंदर जी, आपको नहीं लगता कि शीला दीक्षित जी ने जो ये बयान दिया है कि देखिए हम कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से ये क्लियर कर चुके हैं कि हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया है ऐसा बयान देने के लिए। अरे वाह, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री। अरे इनके उप प्रधानमंत्री का हाल उनसे खराब है, आप हमारे 3 बार की मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मतलब उनका भी हाल खराब है, मतलब शीला दीक्षित का भी हाल खराब है। हमारे उप प्रधानमंत्री का कोई हाल खराब नहीं है, मतलब शीला दीक्षित का भी हाल खराब है। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा, अगर आप उनका पूरा बयान देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में तो पता है उनसे एक, हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं और आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने यह पुष्टि भी की है कि हम उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। जब हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था उस समय हमको उनके सेकुलर क्रेडेंशियल के ऊपर डाउट नहीं था, लेकिन उनका जिस तरीके का आचरण रहा और जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोग जो है वो एक ही विचारधारा की पार्टी में जाते हैं, तो उनके साथ अगर हमने देना होता तो आज दिल्ली में चुनाव ही ना होता। वो तो हमारे दरवाजे पे खड़े रहे कि दोबारा सरकार बनाओ, हमने उनको एंटरटेन नहीं किया। अगर हमने उनके साथ जाना होता तो आज दिल्ली में चुनाव क्यों हो रहा है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी अगर हमने उनको समर्थन दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी नहीं है? अब आप बताइए, आप एक दिन पहले आप पार्टी में होते हो और दूसरे दिन बाद जो है आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हो, जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, विपरीत धाराएं, ये कैसे पॉसिबल है?
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर आम पार्टी है और इधर जो बीजेपी है, ये हम तो कह ही रहे हैं। तो इसलिए किरण बेदी जी का आना और जाना हमारे लिए कोई अचरज की बात नहीं है, और हमको आप बात घुमा रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। आप पूछिए क्या पूछिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मेरा पुराने एमएलए वत्स भी हमारी पार्टी में आ गए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या आम आदमी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है? ना, मैं तो कह ही रहा हूं कि दोनों जो है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू अलग अलग होते हैं। नहीं, पहलू अलग नहीं होते, एक सिक्के के दो पहलू अलग अलग होते हैं। जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो सिक्का एक ही देते हो, सिक्के दो नहीं देते। लेकिन पहलू अलग अलग होते हैं। पहलू अलग जय और वीरू का सिक्का नहीं है जिसमें, वो एक दिखाने के लिए, जय और वीरू का सिक्का नहीं है, दिखाने के लिए अलग होते हैं। दोनों के सेकुलर क्रेडेंशियल डाउटफुल हैं, दोनों जो है वो एक विचारधारा, एक सोच के लोग हैं, इसलिए दोनों के साथ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं हो सकता, ये हमारा स्पष्ट मत है। मतलब आम आदमी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी नहीं है? निश्चित तौर पे नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं है, इसीलिए हमने सरकार नहीं बनाई, इसीलिए आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है। तो शीला दीक्षित उसको सेक्युलर पार्टी क्यों मैंने कहा उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन उससे हम पार्टी हमारे को समर्थन बिल्कुल नहीं करती। और उन्होंने भी इस कंटेक्स्ट में कहा था कि अगर ये हो जाए तो उन्होंने कहा उस समय की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। और कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई मतलब होने का, और जो लोग दिल्ली के लोगों को धोखा देके भाग गए हो, हर मौके पे जो है दिल्ली के लोगों को गुमराह जिन्होंने किया हो, जिस जन लोकपाल के नाम से ये पार्टी बनी थी, आज करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगा रहे हैं। एक किसी होर्डिंग पे जन लोकपाल बेचारे को जगह भी नहीं मिल पाई है कि कहीं लिख दें कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। स्वराज की जो लोग बात करते थे, सरकार में आने के बाद सबसे पहले क्या खत्म किया? भागीदारी स्कीम खत्म की। भागीदारी स्कीम क्या थी? जिसमें हम आरडब्ल्यूएस को मेंबर बनाते रहते थे, जो स्वराज का पार्ट था, उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय सबसे पहला निर्णय कोई लिया, वो भागीदारी स्कीम को खत्म किया। तो आप तमाम तरीके के, जिस तरीके के निर्णय उन्होंने लिए हो, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी को अगर उनको समर्थन देना हो तो हम चुनाव में क्यों जाते, हम मिलकर जो है सरकार बनाते। अभी जो है 4 साल बचा था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये भ्रमित करने की बातें जो है दिल्ली के अंदर चल रही हैं। दीपक जी, अब इन्हें वो सेकुलर नहीं लग रहे, क्यों? क्योंकि इनका मुस्लिम वोट सरकता हुआ नजर इन्हें आ रहा है। देखिए, आप सेकुलरिज्म को अगर खाली मुस्लिम वोट मानते हैं तो यही आपकी मानसिकता दर्शाता है। हमारी मानसिकता इसी का हम विरोध कराते हैं। हम तो राष्ट्रवादी हैं। मतलब ये है कि सब लोग मिलजुल के रहें, आप सब हमें लोग प्यार से रहें, कहते हो, लेकिन दुनिया हमें, पूरा भारत हमें राष्ट्रवादी मान चुका है। इस देश में हिंदुओं से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, मैं ये मानता हूं। जो हमारी मेजोरिटी, हमारी देश की ये खासियत है, हमारे देश का ये, हमारा नहीं, आप उसको सेकुलरिज्म को मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा सेकुलर है, यही हमारे देश की खासियत है, इसीलिए हमारे देश में आपको लग रहा है, इसलिए आप बात कर रहे हैं। वोट क्योंकि आपने देखा अभी लोकसभा के चुनावों में, पॉलिटिक्स हम नहीं करते, वोट अरे वो आपने जीवन भर करिए, 60 साल करिए, करा वो आज आप दिल्ली में आप कहते हैं कि इन विषयों पे आपके प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, हमसे आप 7 महीने में जवाब मांगते हो, 60 साल में जो जवाब नहीं दिए, और 10 साल में जो जवाब आपके प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, हमेशा चुप बैठे रहे, किसी बात को बोलने की इजाजत उनके पास नहीं थी, चाबी कहीं और से घूमती थी। ये प्रधानमंत्री इतना वाइब्रेंट है कि सीधे आके बात करता है, मन की बात करता है, मन से बात करता है, दिल में घुस के बात करता है। बाकी सबकी बोलती बंद करके रखते हैं, कोई बोलती बंद नहीं। देखो कैसे चहक रहे हैं, क्या है पार्टी में, देखिए कैसे चहक रहे हैं, हैसियत हम जानते हैं। अच्छा, चलिए दर्शकों के पास चलते हैं। शिवानी, सबसे पहले राज बिहारी जी के पास। राज बिहारी जी, 2 मुद्दे यहां पर हैं। क्या वाकई आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी है? और दूसरा सवाल यह कि वो जन लोकपाल को क्यों भूल गए? नहीं, ये तो जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का जो शुरू से स्टैंड रहा है, और शायद लवली जी की भी और आरती जी दोनों ही इस बात सहमत होंगे कि उन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया। उन्होंने कहा हम कांग्रेस से ना समर्थन लेंगे, ना हम बीजेपी समर्थन लेंगे, और बच्चों की कसम खा के बोला। दूसरा, उन्होंने जो जो वादे किए जनता से कि हम 500 स्कूल बना देंगे, 100 अस्पताल बना देंगे, चलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता, लेकिन जो वादा था कि सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर काम कर रहा है दिल्ली सरकार में, उसको हम पक्का कर देंगे। 49 दिन की सरकार में जो दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर काम कर रहे थे, वो धरने पे बैठे रहते थे। खुद केजरीवाल गृह मंत्रालय पे धरना देने चले जाते हैं। तो उन्होंने जो किया, जो कहा, उसका उल्टा उन्होंने हमेशा किया। दूसरा, वो दावा करते हैं कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, खासतौर पर चंदे को लेके, मैं चंदे को लेके बात करता हूं सिर्फ,
कि वो कहते हैं कि चंदे को लेके जो भी चंदा आता है हम उसको वेबसाइट पर डाल देते हैं। हमको जहां भी चंदा मिला, विदेश से चंदा मिला, देश से चंदा मिला, चाय पी के मिला, खाना खा के मिला, तो चंदे से वो हिसाब किताब देते हैं। पर उन्होंने आज तक चुनाव आयोग को 22 फरवरी 2014 तक उनको हिसाब किताब देना था। कांग्रेस ने अपना हिसाब किताब दे दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से चिट्ठी जाती है चुनाव आयोग को कि हमारा हिसाब किताब अभी चल रहा है, और मेरे ख्याल से इस बात को अब 1 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में चंदे का हिसाब किताब क्यों नहीं दे देना चाहती है? खासतौर पर जब आप इलेक्शन लड़े हो, आपका दल रिकॉग्नाइज हो गया, तो आपको चंदे का हिसाब किताब देना चाहिए। तो फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम पूछेंगे कि किरण बेदी किन सीटों से चुनाव लड़ेंगी आरती मेहरा जी से, और क्या मालवीय नगर से भी उनकी चुनाव लड़ने की संभावना है। इस ब्रेक के बाद तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, और बात चल रही है दिल्ली पर गर्मा गर्म। हमारे साथ मौजूद हैं आरती मेहरा जी और अरविंदर सिंह लवली जी। सवाल यहां पर यह आरती मेहरा जी की कई सारे नेताओं को लाया जा रहा है, कहीं आपसे लाया जा रहा है, कहीं कांग्रेस से लाया जा रहा है, सब नेता इंपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के काडर का क्या होगा? कहीं कहा जा रहा है कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, शादिया इल्मी जो हैं वो दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनेंगी, चेयरमैन बनेंगी, या फिर उनको राष्ट्रीय महिला आयोग भेजा जाएगा। तो ये जो वर्कर्स हैं बीजेपी का, उनका क्या होगा? देखिए, ये सब क्यास्क लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो खबरें अंदर से निकलती है उनमें सच्चाई होती है क्यों अरविंदर भाई? कुछ तो सच्चाई होती है। चलिए, बिना गिव एंड टेक के कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में। बहुत बड़ी सच्चाई बता देती हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई। अगर कुछ मिलना ना हो तो ये पार्टियां छोड़ के क्यों जाएंगे? बिल्कुल छोड़ के जाएंगे। एक बहुत अच्छी और बड़ी सच्चाई आपको बता देती हूँ, और सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। 15 साल पहले एक शीला दीक्षित कहीं बाहर से आई थी, और दिल्ली के कांग्रेस की थी, कांग्रेस की थी, दिल्ली की नहीं थी। और दिल्ली का पूरा लीडरशिप, मैं भी इस राजनीति में हूं, उस समय में म्युनिसिपल काउंसलर थी, दूसरी बार जीती थी। और आप ये देखिए, रामबाबू शर्मा जी, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी किस तरह से सकते में थे, ये बात मत कहिए। देखिए, अभी आपने कहा कि रासबिहारी जी ने कि अजय माकन जी के आते ही, अरे अरविंदर लवली जी भी तो इतने टाइम से इतना काम कर ही रहे हैं ना, पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी को चला रहे हैं। तो ये पर्सन के परसेप्शन की बात है। अब वही परसेप्शन की मैं ये बात करती हूँ, शीला दीक्षित 15 साल तक जब कुर्सी बार बार दिलाती रही तो इन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, और वो नेता थी दिल्ली की बेताज वो रही मुख्यमंत्री, और तब तक सब पीछे थे। आज उनकी बात को सिरे से नकार देते हैं कि ये हमारा व्यू पॉइंट ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो आप जिस बात की कह रहे हैं ना, मेरी पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, एंड डेफिनेटली आई एम सो प्राउड माई पार्टी इज विद द डिफरेंस। और इस पार्टी में यही तो आम आदमी पार्टी कहती है। नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है कि वी आर अ पार्टी विद द डिफरेंस। अनुभव कहां है? आम आदमी पार्टी ने दिखाया क्या है? सिर्फ बोला बोला बोला, बहकाया और झूठ परोसा। अरे 1 साल में 49 दिन की सरकार दिखा दी देश की राजधानी दिल्ली में, और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो वो झूठ में बहका के कराना जी, लेकिन कुछ भी कराओ, एन केन प्रकारेण, सत्ता तो युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है। अभी आपको एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर आरती जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ये इसमें कहना है कि अभी जो रासबिहारी जी ने कहा कि किरण बेदी को लाके गलती, अरे मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बड़ी स्ट्रैटेजिकली बड़ी विजन रखता है, दूरदृष्टि रखता है, और उसमें उन्होंने पूरी तरह से सोच की कि आज दिल्ली की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं। दिल्ली की 40 लाख जनता जो है वो स्लम्स में रहती है, लगभग 45 लाख लोग अनऑथराइज एरियाज में रहते हैं। दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में हमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। हमें एक ऐसा विजनरी और 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सेंसिटिवली दिल्ली को एक मिशन लेके चले, और दिल्ली, और हम सब उनके साथ हैं। वो व्यक्ति किरण बेदी है, और हम सब वो व्यक्ति किरण बेदी है। नहीं, मैं तो वो व्यक्ति किरण बेदी, वो मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा। नहीं, वो व्यक्ति किरण बेदी, नहीं बोलूंगी। आप वो व्यक्ति किरण बेदी है।
आप 100 बार पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, वो व्यक्ति किरण बेदी। दीपक जी आप 100 बार पूछेंगे मैं तब भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो फैसला आपने संकेत दे दिया, जो फैसला मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने करना है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद बोलने का अधिकार मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, वो एक साधारण सी कार्यकर्ता आरती मेहरा आपके मन से कभी नहीं बोलेगी। मेरा एक मशवरा है आरती जी को, मेरी बड़ी बहन जैसे हैं और हम बहुत सम्मान इनका करते हैं, बहुत समय से दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी मतलब व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आज जो बहस कर रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है अरे मैं मोदी जी से भी कोई इंटेलिजेंट आदमी जो है बीजेपी में आ गया है। कल तो ऐसा है, आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए एक मिनट, नहीं आपकी बातों से जो झलक रहा है, हो सकता है आपकी मंशा ये ना हो, तो इसलिए मैंने आपका हितैषी होने के नाते आपको मशवरा दे रहा हूं कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि वापस पार्टी में जाएं तो क्लास लग जाएगी, ये क्या हो गया, ये तो लग रहा है मोदी जी बोने हो गए हैं और किरण बेदी जो है कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना क्लास लगाती है। हो गया। और दूसरा मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कल तक आप मोहल्ले का भी चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे थे। जहां जाते हो आप कहते हो हमें किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं। आज भी अगर आप दिल्ली के होर्डिंग्स देख लो, अभी आपने शीला जी हमारी बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उम्र की वजह से और निजी कारणों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन हमारी स्टार कैंपेनर होंगी। उनके कुछ विचारों से जरूरी नहीं है कि उनके हर विचार से मेरी रजामंदी हो या मेरे हर विचार से उनकी रजामंदी हो या वो जो कह रही हैं वो पार्टी की लाइन हो, लेकिन निश्चित तौर पे वो पार्टी की कैंपेन के लिए दिल्ली में उतरेंगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो ऐसा लगता है कि रिजेक्टेड माल का पार्किंग लॉट बन गई है। जिसको हम टिकट नहीं देते वही भारतीय जनता पार्टी। मैं राज बिहारी जी की बात से जो है सहमत हूं। और वो जो है रिजेक्टेड माल का जो है गोडाउन हो गया है कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, तो अब तो इनके कैडर वालों की जगह ही नहीं है वहां पे। तो जो है अब तो जो नए लोग आते हैं, अभी आप इनकी लिस्ट आएगी, अब इनकी लिस्ट नहीं आई। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है अब जो उनको सबको टिकट नहीं मिले। आप दोबारा शो रख लीजिएगा, आरती जी को भी बुलवा लीजिएगा, मुझे भी बुलवा दीजिएगा, एडवांस में इनकी लिस्ट बिल्कुल मैं दोबारा शो रखूंगा। लेकिन आपने शीला दीक्षित को कहा स्टार कैंपेनर होंगी, और कौन आपके 3 बड़े स्टार कैंपेनर? नहीं, हमारे स्टार कैंपेनर की 40 की लिस्ट होती है और निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो तो जो है दिल्ली में रैलीज करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे सीनियर लोग होंगे। वो सब लोग तमाम जगहों पे जो है, जैसे हम चुनाव लड़ते हैं हर तरीके से, ऐसे जोरदार तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हम आखिर दिल्ली के लोगों को समझ क्या रहे हैं कि दिल्ली के लोग इन दोनों पार्टियों को किस लिए वोट देंगे। राज बिहारी जी ने अभी बात की कि अरविंद केजरीवाल ने जो है इन सरकारी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कहा था। पक्का होना दूर की बात है, जो कमेटी ये बना गए थे और उस कमेटी में अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी रख गए थे, जिस चीफ सेक्रेटरी को स्पेशल रिक्वेस्ट करके लेके आए थे उसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। वो कमेटी ऐसी रिपोर्ट दे गई है कि उन कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज का पक्का होना तो दूर की बात है, आज उन गेस्ट टीचर्स की नौकरी चली गई है। वो बेचारे सड़कों पे धक्का खा रहे हैं, जिनको जो है इन्होंने पक्का करने की बात की थी। आज उनके पास रोजगार का साधन नहीं है। होमगार्ड वालों की नौकरी चली गई है, डीटीसी वालों की नौकरी चली गई है। कल मेरे पास दिल्ली टूरिज्म के एम्प्लॉइज आए थे, उनकी नौकरी चली गई है। तो जो इनको पक्का करने की बात कर गए थे, पक्का करने की दूर की बात है, उन बेचारों का रोजगार छिन गया है। तो इस तरीके का काम 49 दिन में उन्होंने किया। और आरती जी ये क्यों भूल जाती हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने 50% बिजली के रेट कम करने का बोर्ड लगाया था तो इन्होंने भी 30% लगाए थे। और आज हकीकत क्या है? आज हकीकत क्या है? 30% बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। और जिस कांग्रेस पे ये आरोप लगाते थे और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विजय कुमार मल्होत्रा और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि कांग्रेस जो है वो बिजली कंपनियों से मिली हुई है, इसीलिए उन बिजली कंपनियों को कांग्रेस जो है सब्सिडी देती है। और सरकार में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? सब्सिडी दी। इनकी सरकार बनती है, अरुण जेटली जी जो पहला बजट पेश करते हैं उसमें क्या है? सब्सिडी है। आज बिजली कंपनी वालियों की जो मनमानी हो रही है कि आप घर में बैठे हो, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा और आपका लोड बढ़ाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा मनमानी तो बिजली कंपनियों की कभी आज तक हुई नहीं। और गरीब आदमी के ऊपर तो 3 तरीके की मार पड़ रही है। जब उसका लोड 2 किलोवाट से 4 किलोवाट हो जाता है तो वो बीपीएल की कैटेगरी से ऊपर उठ जाता है। और जब वो बीपीएल की कैटेगरी से ऊपर उठ जाता है तो उसका राशन बंद हो जाता है, उसकी पेंशन बंद हो जाती है। ऐसे अच्छे दिनों वाली सरकार जो आई है, इसलिए दिल्ली के लोग इनको वोट देंगे। इसलिए हमको, कांग्रेस को कोई परवाह इन दोनों पार्टियों की नहीं है। कांग्रेस दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ रही है और उसी को तेजी से लड़ेगी। और
इस चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भारती जी, क्या 30% बिजली के दाम आप कम करने वाले हैं और कैसे? देखिए, अभी रामलीला मैदान से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें बिजली के विषय में बोली। एक बहुत प्रमुख बात थी 24 घंटे की बिजली, जनरेटर फ्री दिल्ली, और तीसरी प्रमुख बात थी कि ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो आप खुद चूज करें। याद करिए कि टेलीफोन की दरें 16 रुपए, मोबाइल टेलीफोन जब इंट्रोड्यूस हुआ था कि तो सब 16 रुपए 90 पैसे। तो बस हम सर्विस प्रोवाइडर प्लस इन पे चेक करके, इनको कम करके, जो एक्सरसाइज एक समय पे विजय गोयल जी के टाइम पे हमने करी थी, हम बिजली की दरों को हर हालत में सिस्टमैटिकली विदाउट गिविंग अ सिंगल रुपी सब्सिडी हम 30% कम करके दिल्ली की जनता को देंगे। और मैं पूरे दावे, पूरी जिम्मेदारी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य हूं और अभी हम मैनिफेस्टो अपना फाइनल कर रहे हैं और हम 30% हर हालत में कम करके दिल्ली को देंगे, हमने जनता को देंगे। और मैं पूरे दावे, पूरी जिम्मेदारी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य हूं और अभी हम मैनिफेस्टो अपना फाइनल कर रहे हैं और हम 30% हर हालत में कम करके दिल्ली को देंगे। हमने जो एलईडी लाइट्स, अब आप देखिए कितनी बचत होगी, आप अपने अपने घरों में देखिए, जब आपने सीएफएल लगाए तो बचत शुरू हुई। अब आप एलईडी लाइट्स, सारी की सारी बड़ी बड़ी एलईडी लाइट सड़कों पे जब आप लोड कम कर देंगे, आपने देखिए पूरा जहां पे जो सूर्य देवता विजिटिंग प्रोफेसर्स की तरह आते हैं यूरोप कंट्रीज में, वहां तक तो हर दूसरे पोल पे सोलर लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश में सूर्य देवता की इतनी कृपा है और हमने सोलर को कभी मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसकी संभावनाएं नहीं देखी। हम इतने पीछे रह गए सोलर में, जिस देश में इतनी सूर्य भगवान की कृपा है। तो सोलर को शुरू करना है। इतनी दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं जहां पे जनरेट की जा सकती है, क्योंकि संभावनाएं अगर तलाशेंगे नहीं तो चुनौतियों से लड़ेंगे कैसे? हर चुनौती में एक संभावना छुपी है और उसको हम करके दिखाएंगे। एक मिनट, अरविंदर सिंह जो यहां पर लाना चाहूंगा आपको, क्या ये संभव है? देखिए दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। ये कह रहे हैं 24 घंटे बिजली देंगे, तो 2013 से पहले तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आया ही करती थी। ये तो जब जो है आपकी कृपा, ये तो जब आपकी कृपा हुई है, ये तो जब आपकी कृपा हुई है, तभी से 5 घंटे 6 घंटे बिजली जानी बंद शुरू हुई है दिल्ली में, जब से आप लोग आए हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि हम एलईडी की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम सब लोगों के लिए सम्मानित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल रूप से वो दिल्ली है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी जो है गुजरात में है। एलईडी की स्कीम पिछले 2 साल से दिल्ली में चल रही है और दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली की सरकार सब्सिडी देती है उसके ऊपर। अगर आप एलईडी का बल्ब खरीदते हो तो एलईडी का बल्ब आप जिस दुकानदार से खरीदने चलते हो, हम तो 10 रुपए में दे रहे हैं हर बिल पे। 10 रुपए में नहीं, आप 5 रुपए का दीजिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप मेरी बात भी सुनिए। तो ऑलरेडी एलईडी की स्कीम दिल्ली में लागू है और सेल टैक्स, आपको सेल टैक्स नहीं लगता, दिल्ली सरकार की स्कीम है, हम ऑलरेडी कोई नई चीज नहीं आप करेंगे, ये सब ऑलरेडी चल रहा है। और तीसरा, आप कह रहे हो 30% कम कर देंगे, आपको आज कौन रोक रहा है? आप केंद्र के अंदर, सरकार के अंदर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है होम मिनिस्टर से अपने ऑर्डर लेता है, आपकी सरकार के अधीन है। जो काम आप चुनाव के बाद करना चाहते हो वो आज क्यों नहीं कर सकते आप? ये बिल्कुल आज आपको कौन रोक रहा है? आप एक ऑर्डर इशू करिए, 30% कम हो जाएगा। और आपने एक ऑर्डर इशू किया, मैं एक बताना चाहता हूं, और दिल्ली के लोगों के साथ जो बड़ा खिलवाड़ इस सरकार ने किया, डीआरसी ने, राज बिहारी जी दिल्ली कवर करते हैं, इनको मालूम होगा, डीआरसी ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके अंदर जो है उन्होंने कोल प्राइजेज और बाकी चीजों के पावर प्राइजेज के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी और उसको जो है होल्ड पे रखा हुआ है इन्होंने फरवरी तक, जो है खत्म हो और फिर बिल बढ़े। ये 30% कम करने की बात कर रहे हैं। 30% दिल्ली के लोगों सावधान हो जाओ, इस चुनाव के बाद नहीं परोसा जा रहा है। बिल्कुल झूठ परोसा जा रहा है। आप पेपर लेके आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट आरती जी, ऐसे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं इंडियन न्यूज पे आके माफी मांगूंगा, नहीं तो आप मांग लेना।
ये सारे लोग देख रहे हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। मैं पीयूष, चलिए आप दीपक जी आप तय कर दीजिए पूरा कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं यहाँ के माफी मांगूंगा, नहीं तो तय करता हूँ, मैं आप दोनों को बुलाऊंगा, आप दोनों को बुलाऊंगा, मैं तय करता हूँ। नहीं, और आप ऐसा करिए ना, तय करने की जरूरत नहीं है, सामने वालों से पूछ लीजिए जो दिल्ली कवर करते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ कि डीआरसी ने जो रेट बढ़ाए थे उस पर रोक लगी है कि नहीं लगी है। कोई ऐसा होल्ड पे रखने की बात नहीं है, गजट ऑर्डर है कम करने का। अब ऐसे तो आप पानी पे ब्लैंकेट कर गए हैं कि हर जनवरी में 10% तो आप हटाइए ना, इसीलिए तो हम हटाएंगे ना। हम गलत काम कर रहे थे, इसीलिए तो लोग लाए हैं आपको, उसको ठीक करिए। बिल्कुल करेंगे, जो हमारी कुछ गलतियां थी तो उसको हम ठीक करिए। सरकार आपकी है। नहीं, ये सरकार नहीं होती। अब आप आगे बढ़ते हैं। शिवानी दर्शकों से सवाल लेते हैं, जिम्मेदारी। शिवानी, रेखा जी नहीं, आप मैं दीपक जी मेरा एक पॉइंट है, आप पहले कंफर्म करिए ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि जो आरती जी कह रही है। रासबिहारी जी क्या है, सही है, ठीक कह रहे हैं आरती जी? नहीं, मैं नहीं मानती ना जी। आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है? ये तो आपके मानने से क्या होता है, मैं नहीं मानती। मेरी सरकार किसी हालत में बिजली पे नहीं बढ़ाएगी। जब मैं ये अभी आपको बता रही हूँ, मैनिफेस्टो में अभी हम फाइनल करके आए हैं कि 30% हर हाल में हमने जो हमारी दिल्ली से कमिटमेंट है पूरी करनी है, पूरी करके दिखाएंगे। परेशानी यही है ना कि आप लोगों को आप देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से देश से वादे किए हैं, मोदी जी उस दिशा में काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज देश की अलग अलग सर्वे कंपनीज ने सर्वे किए, 65% देश की जनता जो है वो ये कह रही है कि हम प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरे तो है नहीं, रासबिहारी जी से पूछ लीजिए, उनसे हाँ करा लीजिए कि भाई ऐसी सच्चाई है या नहीं है। काम भी तो बता दीजिए जिस काम से संतुष्ट है। प्रॉब्लम ये बड़ी खुशी की बात है, संतुष्ट है। एक प्लीज बता दीजिए देश को राइट दिशा में डालने का काम मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ना बड़ा थोड़ा कम समझ वाला हूँ, आप बताएंगे तो मेरी भी समझ में आ जाएगा। आप बड़े ज्ञानवानी हैं, आप प्लीज एक काम तो बता दीजिए कि ये हमने दिल्ली के लोगों के लिए कर दिया, मैं भी खुश हो जाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी भी हूँ। जनधन योजना में 20 लाख लोगों को हमने जिस तरह से 19,85,000 लोगों के अकाउंट, उनको कब मिलेंगे पैसे? आप लोगों के मरने की इंतजार कर रहे हैं कि वो मरे और पैसा लें। जीते जी का बताइए ना क्या किया है। नहीं, आप ऐसी बातें करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल। आप जीते जी का बताइए क्या किया। ये वाली नहीं बात, ये वाली बात आपने ठीक। अच्छा, रेखा अग्रवाल जी आपका सवाल। आरती जी से पूछना चाहती हूँ। नमस्कार आरती जी, आपने बहुत बातें करी बिजली के बारे में कि हम दिल्ली में देशवासियों को ये देंगे, दिल्ली के नागरिकों को। जो हाल ही में सतीश उपाध्याय जी के कुछ कारणों से बीजेपी की जो छवि मेरे नजर में कहीं धूमिल हुई है, उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात आपको कही कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी नहीं, वो अराजक आम पार्टी है। वो सिर्फ अराजक है, झूठ परोसते हैं। माफ करिए, आपसे कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? आपको उसने जो इल्जाम लगाया है वो झूठ है। उसने जो इल्जाम लगाया, जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको मैं यहाँ ने दूसरी बार आरोप लगाया। केजरीवाल ने दूसरी बार वो 5 बार लगाएगा, क्योंकि उसको कहना है कि 5 बार बोला जाए। क्रिमिनल डिफेमेशन डाल दिया उन्होंने, कल ही डाल दिया, डेफेमेशन डाला है अरविंद केजरीवाल पे। कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करके डेफेमेशन कल डाल दिया है। सुनिए, देखिए, वो सोचेगा कि मैं 10 बार एक झूठ को बोलूं तो वो सच हो जाएगा। सच सच रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आप इस बात को पुख्ता और अपनी पूरे नजरिए को बदलने से पहले इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें। किसी पे भी इल्जाम लगाना बहुत नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कोई जांच का ऑर्डर हुई नहीं ना। नहीं ना सतीश ने कहा कि मेरी जांच कर ली जाए, उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन कर दिया, डिफेमेशन डाल दिया। वो सिर्फ मानहानि का दावा है। मानहानि का दावा, मानहानि में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आरती जी। मैं कह रही हूँ ना, आपके चैनल से जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि करवाए, पब्लिक कोई भी करवाए उनकी इन्वेस्टिगेशन। कौन कैसे करवा सकता है? हरविंदर सिंह लवली जी, कोई इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है इंडिविजुअली इस केस की? ये सच नहीं है, झूठ है। नहीं, अगर झूठ है तो आप मैं हालांकि व्यक्तिगत उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो भी सच्चा है उसको विद डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए आगे और दिखाने चाहिए अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है। बताइए, विद डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं आते हो? बिल्कुल, उन्होंने सारी बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दी है। उन्होंने मेरे ऊपर कहा कि मेरे ऊपर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रूव हो जाएगा तो वो प्रूफ करके दिखाए। वो कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा है।
वो झूठ परोस रहा है। वो तो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं बकायदा। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट को कैसे ऑथेंटिकेट कैसे कर रहा है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। 2002 में कहा, मतलब उसमें जो बातें वो बोल रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ, मैं कहती हूँ आप इसमें सतीश को बुला के पूरा शो करिए और रेखा जी को उसमें बुलाइए और आमने सामने की करवाइए। वो एक आप शो अरेंज करवा दीजिए, मैं करने को राजी हूं। मैं बात कर लेती हूँ जी, पक्का मैं बात कर लेती हूँ। आप ऑन एयर कमिटमेंट दे रही हैं। मैं है, और अरविंद केजरीवाल को भी बिठाना होगा आपको। देखिए, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को भी बिठाना होगा। अरविंद केजरीवाल का कमिटमेंट मैं नहीं, आप बिठाएंगे। मुझे क्यों बिठवा रहे हो भैया? मैं ये तो दोनों भाई हैं, मिल जाएंगे। मैं इनकी लड़ाई में नहीं पड़ता। आप मनीष सिसोदिया को मुझे मत बिठाओ, ये इनके परिवार की लड़ाई है। मेरा बाहर वाले का कोई काम नहीं, इनके परिवार। अच्छा, चलिए अगला मनीष सिसोदिया को बिठा दीजिए। अगला, आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट मैं नहीं ले सकता। अगर कोई दूसरी पार्टी, मैं कमिटमेंट लेती हूँ, रेखा जी के लिए लेती हूँ, क्योंकि हमें हर नागरिक का सम्मान है। उन्होंने एक बात करी है। शिवानी, अगला सवाल यहाँ से। 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, उसको उसने कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि हम इसको रोक देंगे और सारी देश की जनता यहाँ पे आ जाए। उस समय भी आपने अगर थोड़ी सी भी संस्कृति दिखाई होती इस देश के प्रति, आपने तुरंत कहे होते कि हम इस आदमी से समर्थन वापस लेते हैं, ये दिल्ली का सीएम नहीं रहेगा। फिर भी आपने नहीं कहा। उसने प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री, कोई भी हो, आपके पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री को उसने क्या क्या कहा सब आपने देखते रहे, सुनते रहे और तमाशा कराते रहे। सर, कितना आपने बोझ डाला है दिल्ली पे, ऐसे सीएम बना के, ऐसे मंत्री उसके बने, वो आज भूतपूर्व कहलाएंगे। वो बने, अगला तो उनका कोई चांस ही नहीं है, दिल्ली से 0 है, लेकिन वो भूतपूर्व तो कहलाएंगे ना। और उसका जिम्मेवारी सिर्फ आप लोगों का है, कांग्रेस के लिए है और कोई नहीं है सर। देश की, दिल्ली की जो आज हाल हुई है तो सिर्फ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इसे पीछे नहीं हट सकती है। इसके लिए वो जितना भी कोशिश कर, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली काफी नीचे आ चुका है। अब आपका राष्ट्र के नाम संदेश बंद हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं इसके लिए। देखिए,